नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव के डिजिटल दुनिया में। अभी मैं डिजिटल माध्यम से अपने हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन के कालजयी रचना बाबा नागार्जुन द्वारा लिखित कालजयी रचना बलचनमा को एपिसोड बना के रख रहा हूँ और आज मैं अंतिम एपिसोड आप लोगों के समक्ष परोसने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 20वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह ये करता हूँ कि मैं अपने इस एपिसोड सबको अपने फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज पर भी मैं रखता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे इस वीडियो को मेरे प्रोफाइल पर में या पेज पर में देख रहे हो तो मेरे प्रोफाइल या पेज को फॉलो करें। और यदि कोई भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही पर में देखते हैं तो इसे भी स्नेह दें और सब्सक्राइब करें। स्किप करके नहीं देखें, स्किप करके देखिएगा तो फिर इसका कोई मज़ा ही नहीं आएगा। बाबा बलचनमा उपन्यास में जिस मुद्दे पर बाबा ने कलम चलाया शायद किसी भी रचनाकार को इतना हिम्मत नहीं हुआ बाबा का। इसलिए ये रचना जो है इसको हम कह सकते हैं कि बाबा, हालांकि इनकी एक भी रचना आप काट नहीं सकते हैं, इनका जो भी रचना है सब रचना कालजयी है, लेकिन बलचनमा के माध्यम से जिन मुद्दा को इन्होंने रखा है हम लोगों के सामने सोचने पर विवश करता है। इसलिए कहता हूँ कि इसको स्किप करके नहीं संपूर्ण सुनिए। तो लीजिए, आज ये 21वां कड़ी। धान काटने के दिन थे, इसी में मैं मसोस के रह गया, नहीं तो 4-6 रोज पूरा रहकर किसानों का साथ मैं देता। और संजोग देखो भैया कि उसी माघ में सुगनी को बच्चा पैदा हो गई। चमारिन और नवीन को इनाम तिनाम देने में, छठी और पड़ोसिन को तेल सिंदूर देने में 15 रुपया लगभग लग गया। ज़्यादा खर्चने की हमारी औकात तो थी नहीं। बच्ची पैदा होने से माँ तनिक उदास हो गई, लेकिन मनियार चाचा ने कहा कि हमारी बिरादरी ब्राह्मण की, भुइयार राजपूत की नहीं है कि लड़की के मांग में सिंदूर पड़ना मुश्किल हो जाएगा। काहे की सोच, काहे की फिकीर, एक रेवनी गई दूसरी रेवनी आ गई। यह बोलते हुए चाचा आंगन गए। सुगनी धूप सेक रही थी। चिल्का को लिए हुए खखास सुनते ही उसने घूंघट को तनिक सरका लिया था। बुढ़ऊ आगे आकर बोले, दुर्गा भवानी का दर्शन करने आया हूँ, कन्या दिखाओ। माँ ओसारे पर धान उबाल रही थी। चट से वह सुगनी के नगीच उठाई और बच्ची को अपने हाथों में लेकर मनियार चाचा के सामने कर दिया। अपना मुंह फेरे ही नहीं रही, क्योंकि बाबू मेरा उम्र में मनियार चाचा से साल भर छोटा था। भैंसुर बाबू का संबंध होता, इसीलिए बच्ची के कपाल पर अठन्नी साट दी चाचा और कहा, चेहरा मोरा तो बिल्कुल बलचनमे जैसा है। ओहो ओहो, कैसी सुंदर लग रही है बच्ची ने। लेकिन बूढ़ों की उस टिटकारी के जवाब में कोई इशारा नहीं किया, न पुतली हिली, न होठ फड़के। बोल तो खैर बेचारी क्या पाती, अभी वो जन्म ही ली थी। माँ के सामने उसे मैंने भर आँख कभी नहीं देखा। लाज लगती थी अकेले में, लेकिन देर तक उसे देखता रहता। कैसी अच्छी लगती है, तलवे गुलाबी कमल के फूल जैसे। उन्हें मैं अपने होठों से, नाक से, पलकों से, कपार से हल्के दबाया करता। इससे भारी संतोष होता। छाती में या कपार में कभी चंदन घिस के लगाया है तुमने? हाँ, तो बस समझ लो कि वही उसी किस्म की तरावट। उससे कुछ जास्ती ही कहो। बच्ची को छूने से मिलती है। संतान कोई मामूली चीज़ नहीं होती है भैया। जिनके यह चीज़ नहीं, ठुठ से बदतर समझो, उसकी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है। किसी ने बता दिया। एक दफ़े पवड़िया सब गाने वाले पवड़िया आ गया। 2 जने थे, उनकी ढोलक सुराही नुमा था। पहर भर में सोहर वगैरह गाते रहे। 1.5 रुपया और 2 सेर धान लिया, तभी उठे। बड़े लगार होते हैं ये पवड़िया सब। बाबू लोगों की हवेली में तो न जाने कितना सामान उठा के ले जाता है। एक रोज सुबह सुबह आँख मलता हुआ उठकर बाहर निकला तो राम खेलावन से टकरा गया। वो बोला, चल भाई कमीज पहन ले। मैं कुछ समझ नहीं पाया। बोला, क्या है रे? अरे जुलूम हो गया। बता भी तो कुछ, क्या हुआ? मैं चिढ़कर बोला तो उसने फुसफुसाकर कान में कहा, अरे जयमंगला को वह लहरियागंज वाला दर्जीबा उड़ा के लेके भाग गया। अचरज के मारे मैं मुंह दबा लिया। अभी 4-5 रोज पहले मैंने उसे पोखर पर खड़ी देखा था। आखिर ऐसा क्या हो गया? चल रास्ते में बताऊंगा, राम खेलावन ने कहा। कमीज पहनकर
दोहर कंधे पर डालकर मैं घर से बाहर निकला। हाथ में लाठी थी। मालूम हुआ कि पहले लहरियागंज, फिर मधुबनी, दरभंगा और जयनगर तक जाना पड़ेगा। रास्ते में रामखेलावन से जो कुछ मालूम हुआ बता दूं तो लो सुनो बड़ी भैया। हमारे बड़े मालिक बाबू गौरीशंकर चौधरी के लड़के और लड़की यही जयमंगला बूढ़े मालिक का कई साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। बड़ा लड़का वकील और छोटका डिप्टी मजिस्ट्रेट। लड़की जब से मसोमात हुई तब से माँ के पास रही। सांवली सूरत, बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल चेहरा, देखने में काफ़ी अच्छी उम्र रही होगी, 24-25 वर्ष की। लहरियागंज का एक नौजवान दर्जी हवेली में के सारे कपड़े सीता था। गठीला और खूबसूरत मुसलमान। उसका मामा मधुबनी बाजार में सिलाई की दुकान किए हुए था। बूढ़े मालिक उसी से अपने कपड़े सिलवाते थे। हुनर सीख कर भांजा जब तैयार हुआ तो जनानी कपड़ों का नाप लेने के लिए हवेली के अंदर जाने लगा। इधर 2-3 साल से अलग मशीन लेकर वह लहरियागंज में रहने लगा था। बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ कि कपड़े कई किस्म के और काफ़ी सिलवाने पड़े। कुछ कीमती कपड़े भी। नई दर्जी सिलाई बड़ी अच्छी करता है। छोटा था तभी से मिलकर उसे जानती थी। तो बैठक में ही वो एक अलग कोठरी में के अंदर दर्जी को सिलाई करने का हुक्म दे दिया। अब सुनिए, घर में ही दर्जी रहने लगा। 4-6 रोज 2-3 बार हुआ मालिक के यहाँ रह चुका था। मशीन आती थी और जाती थी। दर्जी की मजूरी भी मिलती थी, खाना भी मिलता था, नाश्ता पानी भी। इसी बीच दोनों की नजरें चार हो गई, जयमंगला का और दर्जीवा का। 2 दिलों के मिलने का अपना रास्ता भी निकाल लिया। बाहर किसी को कुछ मालूम नहीं। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकता रहा। अब की बार दर्जी आया तो साला रफू करने के बहाने यूं ही आया। मशीन लाने की ज़रूरत ही क्या थी। 2 दिन रह के रात को गायब हो गया। जयमंगला भी गायब थी। खानदान की नाक कट गई भैया। अब हम लाठी लेकर लैला मजनू को खोजने निकल पड़े। लहरियागंज में जो कमरा दर्जी ने किराए पर ले रखा था उसे वह 2 महीना पहले ही छोड़ चुका था। मधुबनी में उसके मामा से पूछा तो उस बूढ़े ने टुड्डी की छड़ी खिचड़ी दाढ़ी पर बारी बारी से दोनों हाथ फेरा। फिर कान छुए बोले, तौबा तौबा, यह क्या सुनने में आया मुझे, या इलाही। कुछ कहकर उसने पैर से एक जूती निकाल ली। जूती उठाकर माथ को इस तरह घुमाने लगा मानो किसी को पीटने वाला हो। फिर गुस्से की आवाज़ में चिल्लाया, साले को खाल उधेड़ दूंगा, आवारा कहीं का। 2-3 महीने से गायब है। मशीन लेकर बेचकर खा गया है साला। हम वहाँ से हट गए। गिलेसन घूमते घूमते स्टेशन पर आ गए। गिलेसन मधुबनी का मार्केट है। ग्रियर्सन के नाम से गिलेसन अभी भी चल रहा है। पहले भी था गिलेसन के ही नाम से। अभी भी मतलब वो ग्रियर्सन था, अंग्रेज अफसर, उसी के नाम से वो गिलेसन बन गया है। हम वहाँ से हट गए। गिलेसन घूमते हुए स्टेशन पर आए। शेर तीन एक चूड़ा दिया था मिलकर। रामखेलावन उसी को खोल के खाने में लगा और मैं भी। बड़ी भूख लगी थी। थोड़ा फाँक चुकने पर नमक और हरी मिर्च की सुध आई। खाकर स्टेशन से बाहर पानी पी आए। थोड़ी देर में गाड़ी आई। तब हमने टिकट नहीं कटाया। एकाएक मुझे सूझा कि यहाँ भटकते फिरेंगे। जयमंगला यूं ही नहीं निकली थी। 5000 का गाना भी अपने साथ लेकर के उड़ी थी। चोंच में जिनके धान के शीश या गेहूं की बालें हों उसे उड़ते जोड़े का पीछा भला कौन कर पाएगा। छोड़ो भी। समूची रात हमने मधुबनी में काट दी। सवेरे घर पहुँचे। रामखेलावन गया। बड़ी मलकैन की ताखेर का नतीजा बताया कि कुछ नहीं मिला। झूठ क्यों कहूँ, मुझे कोई खास तकलीफ नहीं थी। बदन में ताकत थी। कसकर काम करता था। 15 कट्ठा के लगभग ज़मीन आ गई थी मेरे हाथ पर। अपना 5 कट्ठा अलग संतोखी माँ मिली थी। फरमाइश पूरा करने वाली घरवाली मिली थी। हिलती डुलती बोलती चालती सोने की सूरत जैसी बच्ची मिली थी। और क्या चाहिए। मगर एक बात जरूर थी भैया, कभी कभी पैसे की तंगी बुरी तरह खलती थी। 5 रुपया भी हर महीना कहीं से आ जाता फिर तो बालचंद राउत घटेसा राजा हो जाते। झूठ कहता हूँ भैया, समांग दुरुस्त रहे, कामकाज मिलता जाए, परिवार छोटा हो, नियत बिगड़े नहीं, दिल में 10-20 के लिए जगह हो, और क्या चाहिए। तो पैसे की तंगी कैसे मिट सकती थी भैया। एक तो मैंने तय किया कि अब की गन्ने की खेती जरूर करेंगे। दूसरी बार सोच साच के पक्की थी। वह भी बड़े पत्तों वाली तम्बाकू की खेती करने के बारे में। मेरे घर के दक्षिण पचकोड़ी बाबू की थोड़ी ज़मीन पड़ती थी, उसको उन्होंने ब्याज छोड़ रखा था। खाते पीते आदमी थे। बेटा राज में तहसीलदार था। शतरंज खेलने का भारी शौक था। इसमें पंडित जी उनके जोड़ीदार थे, वही पंडित भुवन पाठक। पूछने पर पचकोड़ी बाबू ने कहा, तम्बाकू नहीं, आलू उपजा सके तो ठीक है, नहीं तो नहीं।
अच्छा सरकार, मैं लौट आया। कई दिनों तक सोचता रहा कि वह ज़मीन लूँ या नहीं लूँ। घर के बिल्कुल करीब थी मेरे लिए, यह उनका भारी गुण था। भांग और चकोर के पौधे उसमें थे, दो एक झाड़ धतूरा का भी रहा था। खैर भैया, तम्बाकू वाली बात उड़ गई। गन्ने की खेती जरूर करनी थी। दामो ठाकुर वाला खेत था ही उसी लायक। पिछले साल एक बैल हाथ में लगा था। फुदन मिसर की घरवाली के पास एक पुरानी गाय थी। 7 बार तो मेरे ही होश में ब्याई और तब मरी थी। अब उसकी निशानी के तौर पर बस एक बैल मिसरैन के घर में रह गया था। इधर कई साल से बेचारी अशक थी। अशक मीन्स वो बीमार थी, यही सब आंचलिक भाषा है। बैल की सेवा उससे पार नहीं लगता था। हुआ यह कि 4 दांत का जवान जानवर बेहद कमज़ोर पड़ गया। चराने जुगाने वाला तो कोई था नहीं। दिन रात गरीब खूंटे पर बंधा रहता। मसोमात एक ही बार दिन में उसे खोला करती, तो भी इसलिए कि पास के तालाब में पानी पी आवे। 2 मुट्ठी पुआर सवेरे सवेरे, 2 मुट्ठी शाम उसके आगे डाल दिया जाता। पुआर खाते खाते बेचारे को भूख बोथी मर गई थी। आंखों में कीचड़, कनपटियों के पास नीचे आंसू के निशान, हार पाजर परनेदार चमड़ी मर के किसी नाराज देवता के मानो इस जीव के बीमार बैल को बेडौल और बदसूरत शक्ल दे दी है। कुटे पर इर्द गिर्द थोड़ी जगह थी जो मूत गोबर से हरदम गिरी रहती थी। दूर से ही सरे सूखे गीले पुआल की अजीब गैस तुम्हारी नाक को छेदती हुई अंदर चली जाती। 3 और फूस की झीनी टाट खड़ी थी। अपने तुतून से उस गरीब ने न जाने क्यों टाट के सामने छेद कर दिया था, ठीक उतना ही जितना कि सिर भर निकालने को काफ़ी हो। भले ही रस्सी शायद सिर की ओर आगे जाने से रोकती हो। सो भैया मिसरैन का वो बीमार बैल टाट के उस छेद से सिर निकाले आने जाने वाले लोगों की ओर एकटक ताकता रहता था, बेबस और सुनी निगाह से। वैसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा भैया। महीनों मैं बेचारे के बारे में सोचता रहा। बीच बीच में जाकर देख आता था। वह ज़बरदस्ती जी रहा है। देहाती दुनिया में लाचारी की एक डरावना साइन बोर्ड, यह मुझे लगता था। आखिर एक रोज़ ऐसा मालूम हुआ कि अब अगर उस बैल की आंखें 4 हुई तो माथा फट जाएगा। खचिया भर घास लेकर शाम को बैल के पास पहुंचा। घास सामने डालकर उससे मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। बस बहुत हो गया। आज मैं तेरा और तू मेरा। आज से वह धीरे धीरे घास खाने लगा। बिना सिर उठाए खाता रहा। मैं मिसरैन के नगीज पहुंचा और पालगी की वह आंगन की चीतलपाटी बिछाकर तकिए के सहारे लेटी थी। भादों की उमस थी। बांस की अपचियों से बनी बिजनी थी। हाथ में आट पाते ही वह उठ गई और आवाज़ पहचान कर बोले, बलचनमा है? क्या है रे? कुछ नहीं मलकिन, घास लाया था थोड़ी। मैंने कहा, डाल दिया बैल के सामने? हाँ मलकिनी, डाल दी। अच्छा नहीं मलकिनी, उस हाथ लेकर मैंने बोला, यह बैल आज से मेरा हुआ। मसोमात हंसने लगी। उनको लगा कि बलचनमा दिन भर का थका है, हल्की फुल्की बातें करके अपना जी बहलाने आया है। कुछ नहीं फुरा तो बैल की ही बात उठा दिया है। बिजनी की मूठ से पीठ खुजलाती हुई वो बोली, दूर टटीवा, 1.5 महीना का तो मेहमान है। अब ये बैल मरेगा तो अगले जन्म में तेरा ही हल बहेगा। घास खिलाई है, याद नहीं रखेगा। ही हंसने लगी वो। ठहाका मार करके हंसी मिसरैन। मैं मगर गुमसुम था। वो अभी क्या हंसने की बात थी भैया। हंस कर जब हल्की हुई तो बोली, कौन ले जाएगा इस बैल को? 4 रुपये की खाल तो निकलेगी। मैं बुधवा को बुलवाने ही वाली हूँ। वह आकर खोल ले जाए इसे। जब तक जिए तब तक सबूर रखे पीछे। नहीं मलकिनी, मैं इसे अभी खोल के ले जाता हूँ। इतना कहकर मैं उठा और मुँह लटका कर तो वह मुँह लटका कर बोली, कुछ हो गया तो इसे नाहक तुझे गौवध का प्रायश्चित न लग जाए। बोलो, मुझे तो बड़ा ही डर लगता है। डर का है कि मलकिनी, मैंने कहा भगवान करेंगे तो 4 महीने में इसका ढांचा ही बदल जाएगा। आप कुछ फिक्र मत कीजिए। या मुझे धोखा दे दे, या ऐसा नहीं हो सकता। इस पर वो बोली, तो तुम जानो। कुछ रुक कर बोली, कल सवेरे ले जाना, अभी रात में ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा, अच्छा मलकिनी, आप जैसा कहते हैं वही होगा। उस रात खुशी के मारे मुझे नींद नहीं है। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा काम कर आया हूँ। सवेरे ही अगले रोज़ मैं बैल को अपने यहाँ ले आया। महीने भर की ही सेवा से बेचारे की सूरत शकल बदल दी। 2 महीने बाद तो वह मैदान में दौड़ने लगा। भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, 4 महीने बाद तो उसकी काया पलट हो गई। ब्राह्मणी को कई आदमियों ने अकेले में समझा, लौटा कीजिए अपना बैल। क्या वो बलचनमा के बाप का है? 40-50 रुपये से कम का मत लेना। हाँ,
मिसरैन ने किसी की बात पर कान नहीं दिया। मुझसे एक रोज़ बोली, बलचान यह काम लेने लायक हो गया है। छकौड़ी ने मेरे खेत को तुम्हारे जिम्मे कर रखा है। या बैल भी तुम ही रखो बाबू, मेरे यहाँ जाएगा तो फिर उसकी दशा वैसे ही हो जाएगी। वह मसोमात जानकी ही की दया थी कि तुम्हारे दोस्त बालचंद राउत बैल वाले कहलाने लगे। एक बैल रामखेलावन के पास था, मैंने उसी से अपनी भांज भिड़ाई। हल उसका था, एक रोज़ वह जोतता था, दूसरे रोज़ मैं जोतता था। हमारे पास अपनी ज़मीन भी मामूली थी, अक्सर हमारे बैल दूसरे की ज़मीन पर काम कराते थे। इसके लिए 4 आने रोज़ बतौर भाड़ा मिलता था। गन्ने की खेती के लिए मुझे चुन्नी जैसा अनुभवी गुरु मिल गया था। चुन्नी हर साल 4-6 कट्टा जरूर उगाता था। कुछ मिल में भेजता रैयाम में और कुछ गुड़ बना लेता। 150-200 रुपया नगद हो जाता। दामो ठाकुर वाली ज़मीन बुढ़िया पोखर के करीब पड़ती थी। 8-10 बार जोत कर मैंने खेत तैयार किया। 2 बार पोखर से पानी लाकर करीन लगाकर पटाया, सूखने पर फिर जोता, ढेलों को भुरभुरा किया, तब जाकर सीधी लकीर में टुकड़े टुकड़े करके को गोड़ते गए थे। रामखेलावन और चुन्नी भी था मेरे साथ। मिट्टी डालने के बाद कतारों के बीच बीच थोड़ा थोड़ा पानी और डाल दिया। महीने भर बाद पेपी निकली। खुशी के मारे मैं नाच उठा। घर पर आकर बड़ी देर तक बच्ची से खेलता रहा। बैसाख आते आते गन्ने के पौधे कमर तक लहराने लगे। मुंशी जी का एक लड़का मधुबनी दरभंगा में आता जाता रहता था। अब भी सावन में एक नई खबर लाया कि अगले साल कांग्रेसी लोग मिनिस्टर बन जाएंगे, अंग्रेज़ों की अमलदारी उड़ जाएगी और जमींदारी भी नहीं रह जाएगी। ब्रजबिहारी था उसका नाम, लेकिन दुलार से लोग बच्चू कहा करते थे। जिस रोज़ वो दरभंगा से आया था उसी शाम को मैं उससे मिला और पूछा, बच्चू मलिस्टर क्लस्टर तो सभी को समझ में आता था, यह मलिस्टर क्या होता है? मलिस्टर नहीं, मिनिस्टर। वो हंसकर बोला, कानून कायदा को अमल में लाने के लिए, मामूली हाकिमों की देखभाल के लिए और मुल्क की सरकार को चलाने के लिए मेंबर लोग अपने में जिन 10-5 आदमियों को मुखिया चुनते हैं वही मिनिस्टर कहलाते हैं। बच्चू से यह भी मालूम हुआ कि फूल बाबू भी मेंबरी के लिए खड़े होंगे। कांग्रेस इसी इलाके के लोगों को वोट दिलवाकर फूल बाबू को असेंबली का मेंबर बनाना चाहती है। मैं सोचने लगा, हो सकता है कि मेंबर बन चुकने पर हमारी छोटी मेलकैन कि यही भतीजा बाबू मिनिस्टर भी बन जाए। तब हुआ, भूचाल के बाद रिलीफ फंड का रुपया लेकर के बाबू साहब अपनी बस्ती में जैसे खैरात बांट गए थे तीसरे साल। सो तुम्हें तो बता ही चुका हूँ भैयन, मेरे ऐसे मेंबर से तो हमारे इलाके में बंटाधार हो जाएगा, पानी में आग लग जाएगी। क्रांति मंगलवार को निकलता था हमारी बस्ती में, बृहस्पति और सोमवार को माटी जाती डाकपिन के आने के बाद। क्रांति अखबार लालटेन जलाकर बच्चू हमें क्रांति पढ़ के सुनाया करता था। इस मौके पर फसल तैयार हुई। उस दफ़ा 144 लग गई। 2 लॉरी मिलिट्री आई। ज़मीन के नज़दीक वाले बगीचे में तंबू तन गया। खेतों पर पारा था। इस मौके पर मसोमत हमीदा ने बड़ी बहादुरी दिखलाई। जिनकी यह ज़मीन थी उन्हीं किसानों ने यहाँ से 10-15 औरतों को बुला करके ले आई और 4 कट्ठे की तैयार फसल धान काट लाई। जाड़े की रात लगकर जल रहा था। ड्यूटी वाले दोनों सिपाही पैर से उठकर सो गए थे। मापुरा के किसान भी खुलेआम दिन दहाड़े फसल काटनी चाहिए थी, जिसमें एक आदमी का खून हो गया था। दरोगा ने पास पड़ोस के मुसारों को फसल काटने के लिए तैयार किया था। मैं, बच्चू, तीरी, अब्दुल वगैरह ने उन्हें हाथ जोड़कर समझाया भी। मुसारों के मुंह से हमदर्दी की आवाज़ सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो गया। अफसर लोग सोच विचार में पड़ गया था कि अब कैसे इन सब से निपटे। ये सब तो एकदम बिल्कुल बड़ा गड़बड़ आदमी सब है। इस सब के लिए आश्रम में छिपाकर हम एक गरासा रखते थे। मालिक की खूनी निगाहों से हम नावाकिफ नहीं थे। बच्चू, बम्भोल, रामखेलावन, अब्दुल और मैं, हम 5 को पुलिस भी फंसाना चाहती थी। मालिक भी हमें घायल करके अपंग बना डालने के मंसूबे बांध रहे थे। चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत हुई थी। अंग्रेजी हाकिमों के बदले अब स्वदेशी मिनिस्टर की हुकूमत कायम होती जा रही थी। ये सन 1937 के शुरू होते होते कांग्रेसी जमींदारों के भाई बंद और सास ससुर मूँछों में तौ देने लगे थे। कांग्रेसी राज जमींदारों का ही फायदा करेगा। स्वामी जी की यह बात हमारी रग रग में समा गई। हम पुलिस को भी समझ रहे थे और जमींदार के लठेत को भी। जमींदार पिसा पाकर पुलिस वाले की तरह
मुकदमे में फंसाना चाहता था। मालिकों की निगाह मुंशी की निगाह थी, मुंशी की हिसाबी निगाह थी। ज़मीनों की रफ्तार को परखने की अकील उनमें आती तो कहाँ से आती। उसका ख्याल था कि रामपुर के 5 आदमी को जिनको काबू में करने की ज़रूरत है, नहीं आवे काबू में तो मार पीट के जेल में उसको ठूस दे। दोनों वॉलंटियर बेखबर सोए थे। एक की नाक बज रही थी, फों फों। बाँह का सिरहाना बनाकर मैंने भी आंख बंद कर दी थी। नींद आ रही थी। चोरबत्ती की तेज रोशनी आंखों पर पड़ी। मैं धड़फड़ा कर उठ बैठा। एक हाथ में गरासा संभालता हुआ कड़क आवाज़ में बोला, कौन है? तेरा बाप। जवाब में ऐसी आवाज़ आई, मार साले को। लगा वॉलंटियरों को झकझोर कर जगाने की बखत नहीं था। मैं गरासा लिए बाहर लपका। 10 हाथ की दूरी पर 2 काले कलूटे आदमी दिखाई पड़े और 2 तैयार खड़े थे। चोर 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 की आवाज़ से चिल्लाता हुआ मैं एक ओर दौड़ा, दूसरे ओर पीछे से मुझ पर मछली फंसाने वाला जाल फेंक दिया। मैं उस तरह से हल्ला मचाता रहा। हाथ पैर बुरी तरह से जाल में उलझ गया। गरासा बेकार हो गया। उसके बाद मुझ पर लाठी की 4 भरपूर वार पड़े। गरासा से जाल को जहाँ तहाँ मैंने काट जरूर दिया था, मगर उससे मुझे कोई मदद नहीं मिली थी। इतने में मार की दूसरी दौड़ शुरू हुई। ये भी कम नहीं था। वो पीछे हटे और कई आदमी जो पलानी अंदर घुस गए थे। इधर से एक मुंह से निकला, बलचन माँ माफ़ी मांग, चल के मालिक के यहाँ। दूसरी आवाज़ थी, ना ऐसा मत करना, चल माफ़ी मांगना ससुर मंजूर कर लेना, तुझे निपत्ता हो जाएगा साला। मैंने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम तो मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। तुम भी मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हो और हम भी। जाल हटा लो, हाथ बांध करके ले चलो। जहाँ ले चलना है हाथ बांध करके ले चलो। उन्हें शायद बोलना मना कर दिया था। दिल डॉल से काफ़ी तगड़े और कारी भुजंग आदमी जवान था। जाने क्या सोचकर मैं जाल के मुझे बांधने लगे। उनमें से एक का हाथ अपने मुंह के करीब पाकर मैंने उनके कलाई पर दांत धंसा दिया। बाप बाप करता हुआ वह ऐंठ कर गिर पड़ा। फिर मैंने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। ज़िंदगी अनमोल चीज़ होती है भैया, मगर मौके की भी अपनी कीमत हुआ करती है। होती है कि नहीं होती है? कहो कि होती है। इस वक्त मौत को सामने देखकर घेरनी की तरह मेरा दिमाग नाच रहा था। बेटी, औरत, माँ, गन्ने की फसल, पलानी में सोए ये वॉलंटियर जिसके मुंहों पर शायद कपड़े ठूस दिए गए थे, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, धरती किसकी, जोते बोए उसकी, किसान की आबादी आसमान से उतरकर नहीं आएगी, वह प्रकट होगी नीचे। जूती धरती के बुरबुरे ढेलों को फोड़कर बूढ़ा शीशम अब भी झुककर मेरा कपार चूम रहा था कि इतने में आश्रम के पिछवाड़े से दौड़कर एक और आदमी आया। उसके हाथ में नेपाली कुकरी था। मैं बंधा था जाल से सभी अंग मेरा उलझ गया था। हाँ, दांतों से एक की कलाई को चापे हुए था। पहले ने अब मेरे सिर पर जोर से लाठी मारी। एक नहीं 2 बार मैं बेहोश होकर ज़मीन पर लुढ़क गया। तो श्रोताओं, आज इस बलचनवा उपन्यास का अंतिम एपिसोड मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह करता हूं कि अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा और संपूर्ण एपिसोड को सुनिएगा। इसको स्किप करके नहीं सुनिएगा। स्किप करके सुनने से आप इस उपन्यास के बारे में कुछ अपनी कमेंट नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, हमारे श्रोता, आप गांव में रहते हों या प्रदेश में, देश में रहते हों या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदैव आप लोगों पर बरसती रहे शुभकामनाओं के संग। जय मिथिला, जय मैथिली।